नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 की मेगा कवरेज। गुजरात की सियासत से जुड़ी आप लगातार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मैं हूं आपके साथ रवि ठाकुर। तो मंथन सियासी गुजरात में लगातार चल रहा है, एक के बाद एक नए राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और इस रात से पर्दा हट जाएगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो नया चेहरा जिसके जरिए बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में मैदान में उतरेगी। लेकिन बहुत वक्त लग गया रवि, ये कहना चाहिए बहुत वक्त लग गया है। देखिए, कल जब इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही ये अटकलें लग रही थी कि आखिर अगला चेहरा कौन, और तब से लेकर के अब तक देखिए ठीक अब 4 बजने वाले हैं, अभी तक नाम खुलकर सामने नहीं आ पाया है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसी में ऐलान भी संभव है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, थोड़ी देर में बताया जा रहा है नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। और एक मंतव्य बनाने के लिए बैठक चल रही है विधायक दल की। नरेंद्र तोमर, प्रहलाद जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। और कौन सा नाम निकलकर सामने आता है, हालांकि ये मान लेना चाहिए कि जो भी नाम होगा, विधायक दल की बैठक एक औपचारिकता भर है, नाम पहले से तय होगा। रवि, सियासत में औपचारिकताएं हमेशा होती है क्योंकि जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि यह नाम जो है विधायकों ने तय किया है, लेकिन असली कहानी, असली स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे खिलाड़ी आरएसएस होता है, उन्होंने कौन सा नाम तय किया है, इसी नाम का ऐलान थोड़ी देर बाद होने वाला है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं पर घोषणा होगी, यहीं पर बड़ा ऐलान होगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नितिन पटेल होंगे, क्या मनसुख मांडविया होंगे, क्या गोवर्धन होंगे, प्रफुल्ल पटेल होंगे, यहां पर पुरुषोत्तम रुपाला होंगे। एक के बाद एक नए नाम सामने आए या फिर कोई सरप्राइज नेम यहां पर सामने आ सकता है। और ये देखिए यहां पर जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, ये हलचल आप देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अब नेतृत्व किसे सौंपा जाएगा, क्योंकि अब ये सब कुछ जो हो रहा है उसे अगले चुनाव की तैयारी के रूप में, उस कवायद के रूप में देखा जा रहा है। तो बहुत विचार विमर्श, इस पर जबरदस्त गहन मंथन चिंतन चला होगा, जिसके बाद ये नाम खुलकर सामने आएगा। अभी 1 मिनट पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक और वो भी बता दें कि भाजपा विधायक दल की ये जो बैठक चल रही है, कृषि मंत्री आरसी फल्दू, उनको अचानक हेलीकॉप्टर से बुलाया गया। आप देखिए, ये एक और नई जानकारी खुलकर सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, और कल से जो ये समझने की कोशिश हो रही है, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। पहले तो एक बार भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं, गांधीनगर से सीधा भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद विरोध सर आपके पास आऊंगी इसे समझने के लिए जो सवाल था। लेकिन पहले भूपेंद्र आपके पास आते हुए, ये जो जानकारी आ रही है, कृषि मंत्री फल्दू को अचानक से हेलीकॉप्टर से बुलाया गया, क्या इस बाबत कोई अपडेट है आपके पास? वाकई ऐसा हुआ है क्या? के सामने अपनी गाड़ी से उतरे और बीजेपी कार्यालय में गए हैं। हमने खुद उनके शॉट्स लिए हैं, लेकिन इसके बाद की अब जो जानकारी दे रही है आप, इसके बारे में यहाँ पर इस तरह की कोई खबर नहीं, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक है, मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये प्रेस रूम है और इसके ठीक बगल में एक हॉल है जिसके अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है। वहीं से खबर निकल कर आनी है और यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, अगर आप देख सकें पीछे, यहीं पर वो घोषणा होनी है नए नाम की और तमाम उसका इंतजार कर रहे हैं। ये खबर है हाथी फल्दू को लेकर, मैं इतना ही कहूंगा कि हमने उनको बीजेपी कार्यालय के गेट से अंदर आते हुए, अपनी कार से उतरते हुए, कार्यालय में जाते हुए अंदर हॉल में देखा है। तो हेलीकॉप्टर में वो कहाँ गए, कैसे गए, कब गए, इस बाबत यहाँ कोई इस तरह की खबर नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए भूपेंद्र, अब कितना वक्त और लग सकता है, क्या जानकारी है, और कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि कल से देखिए, कल से लेकर के अभी तक बड़ा वक्त ले लिया गया, यानी गहन चिंतन मंथन कल जब इस्तीफे का ऐलान हो गया उसके बाद ही हुआ है शुरुआत इस पर मंथन कि कौन नाम होगा अगला। देखिए इसी को लेकर यहाँ पर तमाम कयास जो है कल से ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक नाम का खुलासा नहीं होगा तमाम कयास जो है सिर्फ कयास ही रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो भी कयास लगाए जाते हैं उसके विपरीत कोई ना कोई नाम सामने आ जाता है। यहाँ पर भी इसी तरह की बात चल रही है। तमाम जो पाटीदार नेता है, वरिष्ठ नेता है जिनकी दावेदारी कही जा रही थी, उनके नाम तो है ही, लेकिन अभी सूचना के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सीआर पाटिल एक बार फिर से रेस में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने कल जो है अपनी एक बयान में इस बात का खंडन किया था, लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सीआर पाटिल को कमान सौंपने के बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि इतना जरूर है कि जो नाम तय होने हैं वो हो चुके होंगे, उसकी घोषणा होनी सिर्फ बाकी है विधायक दल की बैठक में, उस पर राय जरूर ली जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि नाम की
घोषणा होने तक ये सस्पेंस बरकरार है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। और जिस तरह के फॉर्मूले की बात आ रही है यूपी के, साफ तौर से सस्पेंस जो है वो यहां पर बरकरार है। इंतजार थोड़ा और बढ़ता जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उत्तराखंड में जब मीटिंग हुई थी तो लगभग 30-40 मिनट बाद फैसला ले लिया गया था, लेकिन गुजरात में यहां पर मंथन लगातार चल रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। महेश जी, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। उत्तराखंड में बहुत जल्दी नाम का ऐलान कर दिया गया था क्योंकि दिल्ली से नाम सामने आ गया था। गुजरात में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वहां विधायकों में सहमति नजर नहीं आ रही है? एग्जाम होता है जब आदमी 10वीं की मैट्रिक का परीक्षा देने की बारी आती है 4 साल के बाद, उसमें मेहनत करने की जरूरत और उसमें ऊर्जा भी ज्यादा लगता है, समय भी देना होता है। पिछले 4 साल में जैसे भी मतलब आपके मार्क्स रहे हों या आप 99% लेकर आए हैं, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप अंतिम वर्ष में, यानी जब आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे होते हैं जिसकी कोई प्रासंगिकता है या उसकी कोई महत्व है, जिस मुख्यमंत्री ने 99% लिए फिर उसको हटाया क्यों गया? ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, 99 की बात मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि पार्टी की जो सोच है, हटाने के पीछे ये कारण नहीं हो सकता है कि वो कोई नाकाबिल थे या उनकी काबिलियत पे कोई शक था। हमने आपसे ये कहा कि अगर हमारे पास 99% मार्क्स भी है तो हम 100% पे कन्वर्ट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। हम जनहित में ऐसा काम कर रहे हैं, हम किसी कारण से नहीं कर रहे हैं, हम कोई भ्रष्टाचार बस नहीं कर रहे हैं, हम किसी परिवार को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे वजह से नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे जो है व्यक्तिगत कोई मंशा है। हमारा मकसद यही है कि आज गुजरात में हम 27 साल से हम वहाँ सत्ता में हैं, हम 27 साल की सत्ता में कहीं हमारे से कोई चूक ना हो जाए। हम किसी तरह से जनता की नजर में, जो आज जनता जो है हमें कमोवेश हर तरह से अपना एक विश्वास प्रकट करते आ रही है, उस विश्वास में कोई कमी ना रह जाए, इसकी पूरी प्रयत्न और पूरा यत्न और पूरा लगन के साथ उस नहीं, लेकिन फिर वही जनता सवाल पूछेगी कि बड़ी देर हो गई जनाब आते आते, मतलब आपको 4 साल का वक्त लग जाता है, अगले साल तो नवंबर दिसंबर में चुनाव ही हो जाएंगे। इतना ज्यादा आपने वक्त ले लिया ये समझने में कि इनसे 100% नहीं हमें मिल पाएगा, 99% पर ही आकर अगर आप मान रहे हैं तो वहीं पर आकर रुकना होगा। इसलिए विनोद जी, अभी तो हमारे पास वक्त है, थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे। कल से लेकर के देखिए, कल से लेकर के ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो अचानक यूं यकायक इस्तीफे का कारण बना। आखिर क्या स्ट्रैटेजी, क्या दिमाग में चल रहा है आला कमान के, क्या नजर आ रही है वजह, क्यों ये फैसला? विजय अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक तरह से कैंप करना पड़ा गुजरात में, रोज उनको आकर के, और लगभग जितने जिले हैं गुजरात में लगभग उतनी ही मीटिंगें करनी पड़ी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी वो मैजिक मार्क को खाली छू पाई है, यानी थोड़ा उससे आगे निकल पाई थी, जबकि वहां पर उसकी एक तरफा जीत होती रही थी जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे। तो इस बार अगर विजय रूपाणी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी जाती चुनाव में तो भाजपा को ये कतई विश्वास नहीं है, भाजपा नेतृत्व को, कि वो मैजिक मार्क छू पाएगी। एक तो कांग्रेस पार्टी को तो मैं बहुत ज्यादा, उनकी तो कोई तैयारी है नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह वहां इनरोड कर रही है और जिस तरह कांग्रेस का ही तमाम सारे नेता, खासकर पाटीदार समुदाय के नेता जिनका भाजपा से नाराजगी थी, असंतोष था पिछले कई वर्षों से, वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सूरत में जो सबसे बड़े डायमंड के व्यापारी हैं, जो अपने कर्मचारियों को कार देने के लिए मशहूर है, उन्होंने तक ने आम आदमी पार्टी का जो है साथ दिया है। तो ऐसे तमाम सारे प्रभावशाली नेता जिलों जिलों में जो है पाटीदार समुदाय के, जिस तरह भाजपा के को छोड़ करके या कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है, वो एक चिंता का सबब है केंद्रीय नेतृत्व के लिए। और गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह प्रदेश है, यहाँ से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की और आज जहां पर है शीर्ष पर, वहां तक पहुंचे हैं। यहाँ का नतीजा सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की छवि को और उनकी लोकप्रियता को जो है परिलक्षित करता है, प्रतिबिंबित करता है। इसलिए गुजरात में कोई भी जोखिम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी नहीं उठाना चाहते, इसलिए अभी 1 साल का समय है और 1 साल में जो नया नाम होगा, जो नया चेहरा होगा, वो डिलीवरी कर सकता है। लेकिन इससे बचा जा सकता था क्या विनोद जी? ये भी बस समझाइए सर, क्या इससे बचा जा सकता था? क्योंकि जहां पर भी चुनाव होते हैं बीजेपी तो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ती ही है,
कोई कैरिज्मेटिक नेतृत्व चाहिए नहीं। बीजेपी को यह समझ आता है किसी भी प्रदेश में वो वैसा चाहिए कि जो आज्ञा आए उस पर अमल करे और जो कुछ योजनाएं बने उनको आगे ले जाकर बढ़ाए। तो आखिर ये डिसीजन लेने के पीछे वजह क्या रही कि आपको नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ गया? क्योंकि ये सकारात्मक मैसेज ही जाएगा ऐसा तो नहीं है। चुनाव के पहले ये भी बताता है। थोड़ा सा मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।